स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और आप देख रहे हैं प्रश्नकाल। गहलोत राज में गरीबों का निवाला किसने खा डाला। मिड डे मील योजना में बच्चों को फूड पैकेट्स बंटने थे। कोरोना काल था, केंद्र ने डिसाइड कर स्टेट्स को कहा बांटो। एक पैकेट जो 6 से 10 रुपए का पड़ता, इस पैकेट के जरिए 1705 करोड़ के घोटाले की बू आ रही है। आ तो पहले से रही थी, लेकिन कुछ भी क्लियर नहीं हुआ। बिल बने, भुगतान हुआ, पैकेट थे पड़े हुए मिले, मतलब खरीदा दिया नहीं, या कमाई की मलाई किस तरह खाई गई, किस स्तर पर खाई गई पता नहीं। यूनिफॉर्म के साथ भी कमोबेश यही हुआ। जिम्मेदारी अधिकारियों की थी, पर सरकार इससे पल्ला नहीं झाड़ सकती, पुरानी भी और नई भी। आज इसी घोटाले की परतें कुरेदने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ नरेंद्र कटारा जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, भरत मेघवाल कांग्रेस प्रवक्ता और एकलव्य सिंह राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। नरेंद्र जी, आपसे शुरुआत कर रहा हूं मैं। जितनी कन्विक्शन के साथ आप लोग गहलोत राज के घोटाले बताते हैं, उतनी कन्विक्शन के साथ वो सॉल्व नहीं होते हैं। इसलिए मैं पूछ रहा हूं, ये जो नया आपने जो बात उठाई है, ये क्या है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें आप। जिसने संविधान पढ़ा होगा या कानून के बारे में जानकारी ली होगी, तो हमारे यहाँ पे स्पष्ट रूप से क्लियर है कि 100 गुनहगार बच जाएं लेकिन कोई ईमानदार ना फंसे। ठीक है। तो हमारी भारतीय जनता पार्टी उसी पे काम करती है कि हमारे पास समय की कोई कमी नहीं है और कहीं हमसे कोई भागने जाने वाला है नहीं, क्योंकि यहाँ से लेकर दिल्ली तक हमारी सरकार है। बच के कोई जाएगा कहाँ। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी हमारी व्यवस्था ठीक है, हम विदेश से भी उठा के ले आएंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम जो जांच करते हैं बड़ी तसल्ली में, ढंग से, तथ्यों के साथ करते हैं, जिससे कि हमको पीछे ना हटना पड़े। आप देखिए, हमसे तो पुरानी रिपोर्ट के आधार पर आप निरस्त करते हैं जी। आप मैं एक बार पूरी बात कह लूं। हमने हमारे संकल्प पत्र में कहा था, पेज नंबर 43 में साफ लिखा था, जीरो पेपर लीक। इसके साथ ही कहा था, जिन्होंने युवाओं के साथ कुठाराघात किया है, उनके सपनों को तोड़ा है, मिड डे मील पे आते हैं। मिड डे मील पे आएंगे प्लीज। उस पे हमने धीरे धीरे काम किया। हम जांच रिपोर्ट लाए और हमने 331 लोग जेल के अंदर डाले। मिड डे मील पे आ जाते हैं। अभी आप विधानसभा में आई रिपोर्ट आई, रिपोर्ट के बाद में हम जनता के बीच उसको लेके गए सदन से कि भाई ये घोटाला जनता के पास रखा, ये घोटाला हुआ है। कौन सी रिपोर्ट? कोई कैग की रिपोर्ट तो कब की है? आपने तो उस वक्त भी इस इशू को पकड़ा था जी। तो इसमें नया क्या हुआ है ऐसा कि अब पुरानी जांच रिपोर्ट को निरस्त किया गया? देखिए, मैं क्या कह रहा हूं, खुद मदन दिलावर जी ने बताया है कि शिक्षा विभाग ने चहेतों से जांच करवाई, जो शामिल लोग थे उन्हें क्लीन चिट दे दी। इसका मतलब है कि आपको सब पता है। तो सब पता है तो जो उस जांच कमेटी में थे उन लोगों को सस्पेंड क्यों नहीं किया गया, या बर्खास्त क्यों नहीं किया गया, या क्या हुआ, क्या है? हम यही तो समझना चाह रहे हैं, इसमें प्रगति क्या है? अगर उस दिन घोटाला था तो आज भी घोटाला है, प्रगति तो कुछ है नहीं। मैंने आपसे यही कहा कि हमारी सरकार आए 15 महीने हो गए। हमें सबसे पहले वादे पूरे करने थे कि युवाओं को रोजगार देना था, अपने संकल्प पत्र पे धीरे धीरे बढ़ना था और जो हम कह रहे हैं वो करना था। तो अब घोटाले भी हम नहीं छोड़ेंगे और प्रदेश के विकास के लिए भी काम करेंगे। सबसे पहला हमारा मुद्दा बनता था कि हम राइजिंग राजस्थान के लिए काम करें, विकास के लिए काम करें, जनता की तकलीफों को दूर करें, क्योंकि घोटालेबाज कहीं जाने वाले थोड़ी है और अब वो पैसा खाने वाले भी नहीं, क्योंकि शासन भारतीय जनता पार्टी का है। किसको पता? घोटालेबाज कहीं भी जा सकते हैं, अगर उन्होंने अच्छी काली कमाई की है तो वो जहां चाहे निकल सकते हैं। नहीं, कहीं अब इतनी जल्दी भी वो जाने वाले होते तो चले जाते, अब कहीं नहीं जाने देंगे उनको। अब इसके साथ में आप देखो, जो चीज रखी है उस पर जानकारी होगी। और घोटाले भी जो किए आप देखो, बच्चों के खाने में, ड्रेसों में, आप देखो उन्होंने क्या किया। नहीं, उसी यूनिफॉर्म में जो आपके पास होगी रिपोर्ट। इसी साल बच्चे अभी भी यूनिफॉर्म का इंतजार कर रहे हैं, वो भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो मतलब यूनिफॉर्म में उन्होंने घोटाला किया, आप देरी कर रहे हैं इसमें। हम वो चीज खरीदेंगे जो जनता का पैसा ना लुटे और सबके पास जाए। मैं कह रहा हूं, दुर्घटना से देरी भली, हम लोग तो उसमें विश्वास करते हैं। ठीक है ना। इसके साथ ही मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये जो घोटाले हैं और कांग्रेस का नया घोटाला नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे नया एक्चुअली ये मसला ये है कि हमें लगा कि आप जीरो टॉलरेंस आपकी सबसे बड़ी नीति थी। पहले दिन से आप कोरोना काल से इस इशू पर घोटाला कह रहे हैं, तो हमें लगा आपके आने के बाद आपकी बात जीरो टॉलरेंस के अपोजिट है। मतलब नहीं, आप जब ये कह रहे हैं कि अभी भ्रष्टाचारी कहीं भागने वाले नहीं है, तो ये जीरो टॉलरेंस नहीं है नरेंद्र भाई, ये जीरो टॉलरेंस नहीं हुआ। जीरो टॉलरेंस तो ये होगा कि जो आज भ्रष्टाचारी है वो आज के आज पकड़ा जाए। नहीं, जांच का अधिकार सबको है, अपना पक्ष रखने का जांच कीजिए ना, उसकी जांच करने के बाद में दोषी होगा उसको नहीं छोड़ा जाएगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। ठीक है। भरत मेघवाल, मैं आपसे पूछता हूं, ठीक है, मान लीजिए जहां तक मेरी जानकारी है, जहां तक मेरी समझ है, वो ये कहता है कि भाई डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कलेक्टर्स सारी जिम्मेदारियां उस वक्त संभाल रहे थे, मतलब भुगतान उन्हीं के लेवल पर होना था। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि उन्हें मॉनिटर अल्टीमेटली कौन करता? सेंटर तो नहीं करता।
नहीं, देखिए बिल्कुल सेंटर भी उसको करता है। अगर आप देखेंगे तो इसका जो पेमेंट है मिड डे मील का 60% सेंटर, 60 और 40 का रेशियो है जो ट्रेजरर के पास पैसा आता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब अपने फाइनेंस को डिसबर्स करता है तो वो स्टेट की एजेंसी के पास आता है, कलेक्टर्स के पास आता है, उसके बाद डीओ के पास आता है, डीओ के बाद स्कूलों के अंदर आता है। पूरी एक हिरार्की बनी हुई है, हर जगह उसका चेक भी होता है। और जो इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का भी बताया गया है, उस नंबर ऑफ स्टूडेंट की भी एक कैलकुलेशन है कि आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखने पड़ेंगे, आपको एवरेज जो अटेंडेंस है वो अटेंडेंस भी देखनी पड़ेगी और उसमें कुछ डेविएशन। तो यही गैप बताइए ना, 59 2 मिनट 59,81,000 विद्यार्थी बिल्कुल थे और 66,22,000 विद्यार्थियों को मिड डे मील योजना के तहत बांट दिया गया, ये दावा किया जा रहा है। देखिए स्वप्निल, तो ये 7 लाख का फर्क कहां से आ रहा है? सबसे बड़ी विडंबना कहां आती है कि जब इस प्रदेश के शिक्षा मंत्री विधानसभा की पटल पर सिर्फ आरोप की बात करते हैं, वो इस नहीं, ये डेटा उन्होंने दिया है। ये उस प्रदेश का भी दुर्भाग्य है कि उस डेटा को बेवजह पढ़े लिखे बिना ही जब शिक्षा मंत्री बात करते हैं तो आप सोचिए इस प्रदेश का शिक्षा किस तरफ जा रहा है। आप एक्सप्लेन करो। मैं एक्सप्लेन आपको कैसे हुआ ये 7 लाख? हुआ बिल्कुल, जो शाला दर्पण है उस शाला दर्पण में डे टू डे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो उसमें अपडेट होते हैं। आप मैनुअली आप किसी चीज को फिंगर से लिख नहीं सकते कि आपने ये लिखा और वो फिगर हो जाएगी। उस फिगर को कंसोलिडेट किया जाता है और कंसोलिडेट करने के बाद हर जगह उस फिगर को वेरीफाई भी किया जाता है। जब कोरोना आया था, कोरोना के समय अधिकांश जो बच्चे थे वो बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट हो चुके थे इंग्लिश मीडियम से, और उसके बाद उनका जो नामांकन था वो नामांकन सरकारी स्कूलों में हुआ था और वो डेटा अवेलेबल भी है, उसको ऑन रिकॉर्ड भी आप देख सकते हैं। तो वो मिड डे मील की लिस्ट में भी चढ़ गए ऑब्वियसली। मिड डे मील में 1 साल से 8 साल फर्स्ट क्लास से 8th क्लास तक जितने भी स्कूल के बच्चे होंगे वो बच्चों का डेटा अपने आप अपडेट उसमें होता रहता है शाला दर्पण के अंदर। नहीं तो वो ऑटोमेटिकली मिड डे मील के लिए पात्र भी हो गए, उनको मिड डे मील भी जारी होना चालू हो गया। ये कैसे हो सकता है? 8वीं क्लास तक जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो रहेंगे। अगर आप मिड डे मील की पूरी रिपोर्ट देखेंगे, उस स्कीम को आप पढ़ेंगे, उस स्कीम में आपको बहुत इलेबोरेटली चीजें बताई हुई है। सवाल इस बात का आता है कि ये सरकार जब विपक्ष में थी और जब सत्ता में आई है तब से लगातार सिर्फ आरोपों का काम कर रही है। जब सत्ता संभाली, एक ऑफिशियल चीज मैं आपको बताता हूं, नहीं 2 सेकंड, भरत एक जरूरी बात है। सेंटर ने आप लोगों से कहा कि साहब फूड पैकेट्स बांटो, यही कहा था आपसे सेंटर ने। सेंटर ने ही अपने उस लेटर में चौथे पॉइंट में लिखा है कि इट इज नोटिस्ड विद कंसर्न दैट स्टेट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान हैज नॉट येट प्रोवाइडेड पल्सेस ऑयल अलॉन्ग विद फूड ग्रेन्स टू एलिजिबल चिल्ड्रन। ये किस तारीख को कहा है? 7 सितंबर 2020 को। इसका मतलब यह है कि कोरोना काल में तो आप बांट ही नहीं रहे थे, बस खरीदे जा रहे थे। कर क्या रहे थे? घोटाला कहां पर है? नहीं, आप जिस पॉइंट के बारे में कह रहे हैं कि however it is, आप इस पॉइंट के बारे में कह रहे हैं however it is noticed with concern that state government of Rajasthan has not yet provided in September oil etc equivalent to cooking cost along with food grain, क्योंकि उस समय जो एलिजिबल चिल्ड्रंस को, देखिए कुछ जो स्कूलें बंद थी और ये घरों में भी पोषाहार गया था। अगर आपको ध्यान हो कोरोना के अंदर जब भाई वो क्लियरली लिख रहे हैं कि आपने दिया ही नहीं है। सूखा राशन है, जो सूखा राशन सितंबर तक बिल्कुल उन बच्चों के घर पर गए हैं जो आंगनबाड़ी केंद्र, जब लॉकडाउन भी खत्म हो गया था, के साथ उन आंगनबाड़ी केंद्रों के साथ। ये 2020 है। हाँ भाई, तो तब लॉकडाउन भी खत्म हो गया था। बिल्कुल सितंबर 2020 तक तो लॉकडाउन की भी स्थिति नहीं थी। उसका सेकंड और थर्ड पॉइंट अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि बैंक के अंदर जाकर उनको पैसा नहीं मिल रहा था और उनके जीवन नहीं, आप पढ़िए, उन्होंने लिखा है कि एडवाइजेबल नहीं है। नहीं सुनिए, उन्होंने लिखा है नहीं, आप इंग्लिश को समझिए। उन्होंने लिखा इट इज ऑल्सो नॉट एडवाइजेबल टू मेक पीपल विजिट बैंक। इसका मतलब यह है कि हम ये एडवाइस नहीं दे रहे हैं, कोरोना का समय, बाहर मत निकलिए। ऑब्वियसली आप बहुत गलत जगह जा रहे हैं स्वप्निल जी, आप बहुत गलत जगह लेकर जा रहे हैं चीज को। मैं आपको फिर ये चीज कह रहा हूं कि जो आप बात कर रहे हैं कि इसमें 2 इन्होंने चीज कही शिक्षा मंत्री जी ने। इन्होंने कहा साहब घोटाला हुआ है, ईडी की इसमें जांच हुई हमारी सरकार के समय, और जो गृह राज्य मंत्री थे उस समय राजेंद्र यादव जी, वो आज इनकी पार्टी में। हम बार बार ये कह रहे हैं अगर कोई घोटाला हुआ है तो शिक्षा मंत्री जी चार्जशीट पेश करते ना सचिवालय में, उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करते, मुकदमा दर्ज करते। आप विधानसभा में आके अभी भी आरोपों की बात कर रहे हैं, जब आप विपक्ष में थे तभी भी आरोप लगाते। 2 सेकंड में रोक रहा हूं, 2 सेकंड रोक रहा हूं, 1 मिनट में अपनी बात पूरी कर लूं। मैं फिर ये नेक्स्ट राउंड में आऊंगा ना कि 6 महीने नेक्स्ट राउंड में आता हूं। भरत 2 मिनट रुक जाओ, उसके ऊपर इन्होंने हम जांच करेंगे। एक सिंगल रिपोर्ट या एक सिंगल, ठीक है भरत, हो गया। एकलव्य, अब आपके पास आ रहा हूं। मोटे तौर पर जितना मैं समझ पा रहा हूं, जितना मैं इस केस को स्टडी कर रहा हूं, उसमें मुझे यह समझ में आता है कि ये जो कुछ भी हुआ है अधिकारियों के लेवल पर हुआ है। कंसर्निंग चीज क्या है कि स्कूलों का नामांकन शिक्षा विभाग वैसे भी कभी भी बढ़ा चढ़ाकर दिखा देता है, तो उस कड़ी में हो सकता है कि ये 66 लाख वाला आंकड़े के आसपास कहीं पर पहुंचा गया हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब यह है कि कम से कम खरीद तो हुई, बटा या नहीं बटा, लेकिन जिसकी जेब भरनी थी वो भर गई।
स्वप्निल जी, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आपका ये न्यूज स्टूडियो है, इसमें एक बार अनुमान के लिए मान लेते हैं कि लगभग 100 एम्प्लॉयज हैं, और आपके जो फाइनेंस मैनेजर हैं वो 120 एम्प्लॉयज को डिस्पर्सल कर दें तनख्वाह का, तो आपके जो डायरेक्टर हैं वो फाइनेंस मैनेजर से पूछेंगे कि नहीं कि भैया 20 लोगों को किसको दे दी तुमने सैलरी? तो अब देखिए कि इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि ये जो हमारे पास आंकड़ा आया है कि 59 लाख लगभग स्टूडेंट्स थे और 66 लाख लोगों के लिए मतलब बिल पास कर दिए गए। तो मैं पूछना चाहता हूँ, मतलब ये तो कोई डाउट है ही नहीं ना कि कोई अनियमितता तो हुई है। हाँ। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, मॉनिटर कौन कर रहा है? अब एक जो बात ये कह रहे थे भरत जी कि कई लोगों के घर में भी पहुंचाए गए, और ये हो सकता है पहुंचाया जा रहा था। बिल्कुल, हाँ। इसमें कोई गलत भी नहीं है, लेकिन जांच का विषय ये है कि मेरे ख्याल से आपने इसमें ये भी पढ़ा होगा कि जैसलमेर जिला जो है उसमें 17 लाख पैकेट अभी भी वहीं पे पड़े हुए मिले हैं। हाँ, जिसको रिकॉर्ड में दिखाया गया कि वो बच्चों को दे दिए गए, पहुंचा दिया गया, क्यों नहीं दिए गए? तो देखिए अनियमितता बहुत सारी हैं, परंतु अब मैं आ जाता हूं जो भाजपा के जो माननीय प्रवक्ता जो एक बात कह रहे थे कि भाई 100 गुनहगार जो हैं मतलब बच जाएं, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि जांच को प्रारंभ करने में कौन सा बेगुनाह मर जाएगा भाई? जांच प्रारंभ क्यों नहीं हुई आज तक? दूसरी बात देखिए, इस बात को बड़ा समझना पड़ेगा। नहीं, इसी में एक पॉइंट मैं और ऐड कर देता हूं। जब मैंने ये कहा कि भाई आप जब ये साफ साफ कह रहे हो कि चहेतों से जांच करवाई गई, मतलब वो किसी से अलाइंड थे, इसका मतलब है कि वो अपनी ड्यूटी का सही से निर्वहन नहीं कर रहे थे, उन्हें सस्पेंड होना चाहिए। उन्होंने जिसको क्लीन चिट दे दी और आपको उनकी ईमानदारी पे शक है तो उन्हें सस्पेंड होना चाहिए। तो वो पुरानी जांच कमेटी के साथ आपने किया कि अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो इससे तो बेटर उनकी रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लेना है। एग्जैक्टली। तो फिर अब क्या बात आती है, देखिए स्वप्निल जी, क्या है ना कि जो हमारी न्याय व्यवस्था जो है, ठीक है, हमारे जो जजेस हैं उनको इलेक्शन नहीं लड़ना है, हमारे जो अधिकारी हैं जिनसे हो सकता है कि यहाँ पे इंटेंशनली या अनइंटेंशनली अनियमितता हुए, उन्हें भी इलेक्शन नहीं लड़ना है। इलेक्शन तो भाजपा को लड़ना है ना। 5 साल बाद या 4 साल बाद इनकी जवाबदारी होगी ना कि आपने क्या किया, तो इनको ही ये रास्ता तय करना पड़ेगा कि हम कितनी जल्दी इसमें एक तरह से, अगर यदि कोई भ्रष्टाचार हुआ है तो जल्दी से जल्दी इसमें जांच करा के और जो तथ्य हैं वो सामने लाएं और जो दोषी हैं उनको सजा दी जाए। इट इज एज सिंपल एज दिस। आप ये कह ही नहीं सकते कि मतलब अभी तो हमारे पास समय है, अभी बहुत समय है। 2 सेकंड, जैसे जैसलमेर में 17 लाख पैकेट पड़े मिले जी, ठीक है, इसका मतलब है कि खरीद तो हुई। अब हम इसको लापरवाही के एंगल से भी देख सकते हैं कि साहब बांटे नहीं गए, है ना, लेकिन बिल का भुगतान हुआ। तो एक तरफ है नेग्लिजेंस और एक तरफ है करप्शन। हम करप्शन को पिन पॉइंट करना चाह रहे हैं। सदन के पटल पर करप्शन पर बातचीत हुई है, लेकिन आंसर मेरे ख्याल से पूरा फुल प्रूफ नहीं है सर। लेकिन नेग्लिजिबल है, मतलब नेग्लिजेंस है या करप्शन है, इसको एस्टैब्लिश करने के लिए भी तो एक जांच करनी पड़ेगी ना। कई तरह के तथ्य Exactly. जैसे आपने देखा होगा कि भाई कॉन्फेड को और जो कलेक्टर होते हैं डिस्ट्रिक्ट में, जैसे भरत जी ने बताया, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। उसके बाद सबलेट किसको किसको किया गया, इस जांच में यह भी लिखा है कि 3 मतलब लेवल्स पे इसको सबलेट किया गया। तो 3 लेवल्स पे सबलेट किया गया, पता चला कि जो चीज आपके 60 रुपए किलो मिल जाती है वो 75 या 80 रुपए में खरीदी गई। तो ऐसा क्यों किया गया? क्या इसकी आवश्यकता थी? कई जगह पे ऐसी खबरें हैं कि जहां पे खरीद करनी थी वहां पे मान लीजिए कि ये जो राशन की जो दुकान होती है ना, जिससे सरकार का टाई अप होता है, वहां पे उस राशन की दुकान ने उतनी सेल ही नहीं करी है जितने खरीद लिए गए। एक बात और जो संदेह को बढ़ाती है, एक बात और जो संदेह को बढ़ाती है, इसमें कोई दौराय नहीं है कि कोरोना काल में कई जो छोटे लेवल के स्कूल्स थे, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स थे, वो बंद हुए। इसे कोई नकार नहीं सकता। ठीक वैसे ही कई लोग जो फीस देने की स्थितियों में नहीं थे, क्योंकि कई स्कूलों ने फीस कम की नहीं थी। वो तो बाद में छोटे मोटे जब आंदोलन चालू हुए, एग्रेशन आया, कोर्ट का इंटरवेंशन आया, उसके बाद उन्होंने फीस गिराई। तो ऐसे में कई लोगों ने अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में डाला था। यहां तक तो बात फैक्ट है, लेकिन इसके बाद फिर वो माइग्रेट क्यों कर गए? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उस आंकड़े में भी खेल हुआ है सिर्फ नंबर्स दिखाने के लिए? लेकिन अब इसका जवाब नरेंद्र भाई, देखिए बात वही है, शिक्षा मंत्री जब भी खड़े हों तो वो पूरी बात बताएं। तो मतलब जैसे उनको ये बताना चाहिए था कि उस समय कितने कलेक्टर्स थे, उनको ये बताना चाहिए था कि कहां कहां पर किस तरह की स्थितियां अब तक नोट हुई हैं, पिछली रिपोर्ट की फाइंडिंग किस आधार पर गलत है, जो पिछली रिपोर्ट की बात वो कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें भी तो उन्हें क्लियर करनी चाहिए थी ना। देखो सुप्रील जी, इसमें सारा क्लियर है
क्या क्लियर है सर? हाँ, मेरे मित्र जो कांग्रेस वाले कह रहे थे कि केंद्र भी पैसा देता है। केंद्र केवल इतना देखता है वितरण हुआ कि नहीं, रिपोर्ट जाती है, उस आधार पर पैसा रिलीज कर देता है। नहीं, केंद्र 2 सेकंड मुझे पता है उसको मैं आपको बता रहा हूं, मैं उसी बात को अपडेट कर रहा हूं। साल 2020 में कोरोना के बाद सेंटर ने एक स्पेशल लेटर सारे स्टेट्स और सारी यूनियन टेरिटरीज को लिखा और उन्होंने कहा कि रेगुलर प्रोसेस से काम नहीं चलेगा, हमें प्रोसीजर को इस वक्त कोरोना टाइम पर थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। उसके बाद राज्य की जिम्मेदारी थी कि वो उसको कैसे फॉलो करवाए। जाहिर तौर पर वो कलेक्टर की थ्रू कराएगी, क्योंकि जिला लेवल पर हेड तो वही करता है ना, कलेक्टर। ये उस समय की स्थितियां थी। अब आप बोले तो जब सरकार के केंद्र सरकार राज्य सरकार का रेशो में जो पेमेंट होता है तो वहां पे पैसा आप किसी भी योजना को देख लीजिए, केंद्र सरकार का एक बजट में आता है, उसका एक स्पेशल अकाउंट होता है और वितरण की सूचना पहुंचने के बाद में सर्टिफाइड होने के बाद में वहां से पैसा रिलीज हो जाता है। ये प्रक्रिया है, क्योंकि मैं इसके लिए कई सारी प्रक्रिया सिंपल है। आप स्किल इंडिया के कार्यक्रम का भी नई जांच आ रही है, उसमें पैसे प्रशिक्षण के लिए आए थे और प्रशिक्षण पैसा बांटा नहीं गया, उसको बांटा हुआ बता दिया गया, बहुत प्रक्रिया सिंपल है। भी पड़ा है। सुनो आप, ये प्रक्रिया सिंपल है। कई सारी चीजें आप देखो, अभी और कितनी जांचें हमको करनी है वो मैं बता रहा हूं। अभी यहाँ पे अभी हम मिड डे मील पे हैं, उसमें टी शर्टें स्टेडियम में पड़ी हुई मिली है। ठीक है, अभी सामान फिर इन सारी चीजों में एक बात कॉमन है। मैं आपको नरेंद्र भाई, मैं आपको एक बात बताता हूं, इन सारी चीजों में एक बात कॉमन है। वो कॉमन बात यह है कि एक तो या तो टेंडर निकाले गए होंगे, ठीक है, जिसमें बहुत ज्यादा लोग इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, फिर टेंडर क्लियरेंस हुआ होगा, उसमें भी बहुत ज्यादा लोग इन्वॉल्व नहीं है, फिर किसी ने सामान खरीदा, उसमें भी बहुत ज्यादा लोग इन्वॉल्व नहीं है, और किसी ने भुगतान किया, उसमें भी बहुत ज्यादा लोग इन्वॉल्व नहीं है। ये उतना पेचीदा बात है ही नहीं, ये तो इजी सॉल्व होने वाली चीजें हैं। आपने अभी जो बात कही ना, आपने एक तरह से इनकी बात को ही प्रूव किया, क्योंकि नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि टाइम निकालकर इसको सॉल्व किया जा सकता है। ये इतना पेचीदा नहीं है। सेंटर से डिस्पर्सल होता है हाँ, फंड्स का, हाँ, और यहाँ पे एक तरह से कलेक्टर को जिम्मेदारी हो जाती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हाँ, लेकिन वो कलेक्टर रिपोर्ट किसको करता है? राज्य सरकार को करता है ना, केंद्र सरकार को तो अरे भाई देखो, एक दो सेकंड एकलव्य, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर जिला परिषद में सीईओ जो कि आईएएस अप्रूवल की बात होती है, इसका मतलब है कि आईएएस अप्रूवल दिया गया होगा एक आईएएस के थ्रू। बिल्कुल, ये इतना पेचीदा नहीं है ना। लेकिन तो ये केस सॉल्व होने में दिक्कत क्या है? राज्य सरकार पे है ना, केंद्र सरकार का अधिकारी देखने नहीं आता, वितरण हुआ नहीं, वो स्टेट को देखना था, वो स्टेट को देखना था। पैसा मैं जो बात बता रहा हूँ, स्किल इंडिया का पैसा उसी फंड में पड़ा है। मैं आपसे सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि आपको सॉल्व करने में इतना समय नहीं लगना चाहिए। जांच हो रही है, आप समझ, मेरे ख्याल से ये आप लोगों के लिए 2 से 3 महीने में सॉल्वेबल केस था। ज्यादा बड़ा काम नहीं है, 2 से जो आपने नहीं निकाले, महीने में हो जाएगा। लेकिन जो आपने नहीं निकाले, चीज क्या है, प्राथमिकता होती है ना, जो घोटाले हमारी प्राथमिकता में हैं लेकिन सेकेंडरी हैं, उनको अरे भाई पकड़ना है, ये जीरो टॉलरेंस के अगेंस्ट की बात हो गई नरेंद्र भाई। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, पिछले 1.5 साल में ऐसे कौन से घोटाले को इन्होंने उजागर किया जो ये विपक्ष में रहते हुए चिल्लाते थे? एक भी ऐसे व्यक्ति का नाम बता दीजिए जो आरोप लगाते थे जिनको इन्होंने जेल के अंदर बंद किया हो। ये बड़े बड़े मगरमच्छों का नाम लेते थे, आज तक वो मगरमच्छ कहां गायब है ये बता दीजिए। अरे अगर शिक्षा मंत्री जी को इतना सब कुछ पता था तो सचिवालय में बैठ के चार्जशीट फाइल कर देते। अब एक सवाल मैं आपसे ले रहा हूं, एक सवाल मैं आपसे ले रहा हूं, इतना कुछ जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है आपकी नाक के नीचे होता रहा, आपको तब दिखा क्यों नहीं? अगर 17 लाख पैकेट पड़े मिले हैं तो वो पड़े मिले हैं, उसके फोटोग्राफ्स भी हैं। ये आपके समय में, आपके अंडर में, जो कि आप नहीं, आप जो कहते हो कि हम तो जन सरोकार वाली सरकार है, ये 17 लाख पैकेट वहां क्यों पड़े मिले? इसके हिसाब से तो और भी जगह पड़े हो सकते हैं, आपने मॉनिटर क्यों नहीं किया? देखिए दो चीजें हैं स्वप्निल जी, नेग्लिजेंसी की अगर बात मैं देता हूं, अगर इसके बाद आपके पास आ जाएगा। उसमें मेरे को बिना विवाद के चाहिए, क्यों मैं डिबेट करता हूं तो मैं करता हूं, मैं आपकी सुनूं, आप मेरी सुनें। हाँ, देखिए स्वप्निल, दो चीजें, अगर नेग्लिजेंसी किसी अधिकारी ने की है, किसी कर्मचारी ने की है, तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उसके लिए हम भी मना नहीं कर रहे। हम सिर्फ ये बात कह रहे हैं कि विधानसभा के पटल पर सदैव भारतीय जनता पार्टी सिर्फ आरोपों की राजनीति करती है। आप और हमने सबने देखा जेजेएम के नाम पर इन्होंने कितने बड़े बड़े आरोप लगाए, लेकिन वही अधिकारी आज डीपीसी लेके प्रमोशन लेकर बैठे हैं, इन्होंने उनकी अभियोजन स्वीकृति नहीं दी है अभी तक। तो हम ये कह रहे हैं आप आरोप क्यों लगा रहे हैं? आपकी सरकार है दिल्ली में और राजस्थान में, आप जांच करिए ना, और जो दोषी है उनको आप अंदर लेकर जाइए। लेकिन आप डेटा नहीं बताते, आप किसी अधिकारी के ऊपर कार्रवाई नहीं करते। ठीक है, लेकिन यही अधिकारी आपके नाक के नीचे ये घोटाला करके चले गए, आप उन पर नजर भी नहीं रख पाए। अगर हमारे कोई लोग दोषी है, घोटाला तो है यार भरत भाई, देखिए आपको लगता तब घोटाला नहीं है, घोटाला तो है ना। देखिए बोल नहीं, अनियमितताएं तो है, आप कैसे घोटाला, लापरवाही तो है, आप कैसे घोटाला भाई? सीधी सी बात है, आरोप लगाया, आपने घोटाला मान लिया। कैसे कैग की रिपोर्ट भी तो यही बात कह रही है, आप देते ना अंदर।
क्यों नहीं दिया आपने? क्यों उनको छोड़ रखे? मुकदमा आपने दर्ज भी कराइए ढूंढा, ना। अभी कहाँ मिल रहा है? मुकदमा दर्ज करा दीजिए। आपने भी ढूंढा, कहाँ मिल रहा है? आप, मैं कह रहा हूं मुकदमा कहाँ गई? क्या की रिपोर्ट बताइए आप? इन्होंने ढूंढ लिया ना। जी एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे कि एक बार के मान लेते हैं कि आप सही कह रहे हो, और मैं कहता हूँ ये भाजपा की भी इसमें थोड़ी सी ये गलती ये रहती है कि ये कहते हैं कि भाई हम बड़े मगरमच्छ पकड़ रहे हैं। आप बड़े मगरमच्छ पकड़ रहे हो वो तो ठीक है, तो आपने जनता की एक तरह से अपेक्षा बढ़ा दी, लेकिन वो जो मछलियां पकड़ के जो जैसे एसआई भर्ती का ही मामला है जो अंदर डाली गई है, तो क्या अगर घोटाला हुआ ही नहीं तो उन मछलियों को अंदर डाला कैसे? हाँ ठीक है, 2 मिनट, भरत 2 सेकंड, नरेंद्र कटारिया जी, हाँ आप जो बोल रहे थे बात बीच में रुक गई, अपनी बात कंप्लीट करें पहले। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम घोटालों में पकड़ो, जल्दी पकड़ो, और क्यों नहीं पकड़ रहे? ये क्या है, इनका बड़ा आपस का झगड़ा है कि ये चाहते हैं कि उसका गुट जेल में जल्दी जाए, उसका गुट जेल में जाए। जो सचिन पायलट का गुट है उसको बड़ा देखो भरत भाई सुना करो पूरा, भरत भाई सुना करो, आप देखो ये मैं बोलता हूँ, सुना करो, सुनो अबे एक बार सुनो, ये जितने भी प्रवक्ता अभी हैं ये सचिन पायलट गुट के युवा नेता है, सुनो आप। अच्छा इंटरेस्टिंग है, सुनने दो, मेरा रिक्वेस्ट है, सुना करो, मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज, इंटरेस्टिंग है, मुझे सुनने दो आप। देखो मुझे सुनना मैं है। शासन में हूं फिर भी कितना धैर्य रखता हूं ना। बोलिए। अशोक पायलट को डोडासरा को धन्यवाद आपका, अशोक गहलोत, बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र जी आपका। आपने ठीक है, भरत अरे भरत सुनने दो यार भाई, प्लीज भरत, प्लीज मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ नरेंद्र जी का, इनके दिल की बात देखिए जुबान पे आ गई। ठीक है 2 मिनट, अब रुक जाओ नरेंद्र भाई। अशोक पायलट को निकम्मा नकारा कह के दूध की मरी हुई मक्खी की तरह बाहर फेंका। अब पायलट चाहते हैं कि बीजेपी के कंधे पे बंदूक रख के, और पायलट के सारे प्रवक्ता चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी अशोक गहलोत और डोडासरा, और उस समय जिन्होंने मलाई खाई, जिसमें सेकंड 25 सितंबर 2022 आपको याद है, जो सेकंड किरदार था टॉप का, जिसने जेजेएम घोटाला किया 900 करोड़ का, वो जल्दी सलाखों के पीछे हो और ये ट्रोल करें कि जिन्होंने भ्रष्टाचार किया वो जेल में। आप एक बार सुन लीजिए, एक सवाल जादूगर ऐसा भी है नरेंद्र भाई, एक छोटा सा सवाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि मैं एक दिन भी, 1 घंटे भी किसी भी भ्रष्टाचार को सहन नहीं करूंगा। बिल्कुल सही, ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि हम रणनीति के खिलाफ भ्रष्टाचार को सह रहे हैं। आप भरत 2 मिनट रुक जाओ। मैं सिंपली एक बात कह रहा हूं नरेंद्र कटारिया जी, मैं ये कह रहा हूं कि कायदे से आपने अपनी छवि ये बनाई है कि हम एक पल भी भ्रष्टाचार सहन नहीं करेंगे, या आपकी बातें उससे इतर नजर आ रही हैं। पॉइंट नंबर 2, क्या आप इंतजार कर रहे हैं कि जब हमें मुफीद होगा कार्रवाई करेंगे, हमें माइलेज मिलेगा तब कार्रवाई करेंगे? हमारी प्राथमिकता है और हमारी सरकार प्राथमिकता उतारी है। हमारा 50 पेज का संकल्प पत्र है और हम सीडी बाई सब पे चल रहे हैं। सबसे पहले प्राथमिकता थी इस राजस्थान में सुशासन लाना, माता बहनों की रक्षा करना, युवाओं को रोजगार देना, सरकारी नौकरी देना, और फिर घोटाला बनाना पड़ेगा घोटाले को। आप घोटालों की लिस्ट देखोगे तो आप खुद रह जाओगे। बीओटी का घोटाला है, राजनेट घोटाला है, वीडियो कॉल ई-मिशन का घोटाला है, डिजिटल पेमेंट का घोटाला है, माइक्रो एटीएम का घोटाला है, बर्ड लाइफ का घोटाला है, खेलों में घोटाला है, क्या इसमें कोई दोराय है कि कुछ तो हुआ है, और जो भी हुआ वो ब्लैक के आसपास है? लेकिन ये चाहते हैं उनको पकड़ो, डाल सचिन पायलट इसमें जांच तो होनी चाहिए, पकड़ो और अंदर डालो, गहलोत को डालो, डोडासरा को डालो, अंदर डालो, अंदर डालो। ये सोचने की बात है, एक सत्ता पक्ष के प्रवक्ता द्वारा जनता को ये बताया जा रहा है। अच्छा लगता है कि अगर ये कोई आधार के साथ आते हैं, ये बताते हैं उस रिपोर्ट की फाइंडिंग करने से। आप दोनों इस तरह के प्रवक्ता नहीं है, आप दोनों इस तरह के प्रवक्ता नहीं है। 2 मिनट रुक जाइए, नरेंद्र भाई 2 मिनट रुक जाइए प्लीज, मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ। आप दोनों इस तरह के प्रवक्ता नहीं है जिस तरह का हम अभी फिलहाल आचरण कर रहे हैं। कौन सा है इसके खिलाफ? रुक जाइए नरेंद्र जी, 2 मिनट रुक जाइए प्लीज, 2 मिनट रुक जाइए। आप दोनों इस तरह के प्रवक्ता नहीं है, मैं बीच में नहीं टोकता, आप दोनों इस तरह के प्रवक्ता है भी नहीं, अच्छा भी नहीं लगता। आप दोनों का आचरण इस तरह का रहता भी नहीं है, कभी नहीं टोकता किसी को। ठीक है। एकलव्य देखिए, सिंपल सी जो बात मैंने कही थी, मैं उसी बात को एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। मैं सिंपली इतना कहना चाहता हूं कि मामला उतना पेचीदा नहीं है, ये सिंपल है। और इसमें दूसरा ये भी कह देना
कि एक चीज हो गई होगी और उस पर कार्रवाई समय के साथ हो जाएगी, ये इतना आसान भी नहीं है। 1700 करोड़ से ज्यादा का ये घोटाला प्रारंभिक तौर पर नजर आ रहा है। अब आती है कैग की रिपोर्ट। कैग की रिपोर्ट को लेकर तो सेंटर के कई चेहरे पहले ही बोल चुके हैं कि इस पर भरोसा करना चाहिए या नहीं। तो हम क्या कैग की रिपोर्ट के भरोसे पर भरोसा करें या ना करें, लेकिन इतना तो समझ में आ रहा है ना कि घोटाला है, करप्शन है। स्वप्निल जी, मामला जैसे कि आपने कहा कि इतना पेचीदा है ही नहीं कि इसमें यह विश्लेषण करने की आवश्यकता पड़ जाए कि सचिन पायलट जी गहलोत को जेल भेजना चाहते हैं और गहलोत जी सचिन पायलट को जेल भेजना चाहते हैं, और किसका जादू चल रहा है और कौन उड़ान भर रहा है। इशू ये है बड़ी सिंपल कि सरकार को जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज होती हैं उनके माध्यम से ये पता लगाना है कि जब 59 लाख बच्चे थे तो 66 लाख बच्चों को डिस्पर्सल जो हुआ, ये जादू कैसे हुआ, ये जादू 2 सेकंड। अगर कोविड काल में स्कूल बंद हो रहे थे तो वो कहीं तो एकोमोडेट होंगे, वो सरकारी स्कूलों में एकोमोडेट हुए, क्या वो 7 लाख के आसपास हुए? ये सवाल उठाया जा सकता है। ये जांच का विषय है। सिमिलरली इस साला दर्पण जो है ना जिसपे अपन चढ़ाते हैं, इस पे ही नामांकन माना जाता है। ऑफलाइन नामांकन आपका तुरंत ये आंकड़ा भी तो शाला दर्पण से ही कैग ने उठाया ना। नहीं, देखिए इसका मतलब है कि वो आंकड़ा चढ़ा हुआ है। स्वप्निल जी, इस पे मेरी अपॉर्चुनिटी में मैं 2 सेकंड, जो उन्होंने बोला है तो फिर भरत को भी एक मौका दे देते हैं, फिर आपके पास 10 सेकंड है भरत। नहीं, मैं कुछ और कहना चाह रहा था। आप क्या कहना है? नहीं, आप किस लिए हाथ उठाए थे आप? नहीं, मैं तो मेरे सीएजी रिपोर्ट पे, आप बार-बार जब हम सीएजी रिपोर्ट पे बात कर रहे थे, मैं तो भारतमाला का एक वो बताना चाह रहा था आपको कि सीएजी रिपोर्ट ऑन द भारतमाला प्रोजेक्ट हाइलाइटेड सिग्निफिकेंट इरेगुलरिटीज इन द अवार्ड ऑफ हाईवे प्रोजेक्ट अंडर द स्कीम इंक्लूडिंग इशू लाइक इनएलिजिबल बिडर बीइंग सिलेक्टेड, प्रोजेक्ट अवार्डेड विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंट। ये सीएजी की रिपोर्ट है केंद्र के अंदर, और ऐसा ही आयुष्मान में कितनी जांच हो गई। ठीक है, मैंने अपने सवाल में इस बात को इनडायरेक्टली जोड़ा था। नहीं, लेकिन इस बात का भी जवाब बड़ा सिंपल है स्वप्निल जी, कि एक तरह से मतलब सरकार इसको मतलब सीएजी को ऑनर नहीं करे या विपक्ष सीएजी को ऑनर नहीं करे। हम तो ऑनर कर रहे हैं ना साहब, मैं आपके पक्ष की बात कह रहा हूं कि यदि ऐसी कोई बात है तो विपक्ष के पास उस सीएजी के आधार पर कोर्ट को अप्रोच करने का ऑप्शन है ना। बिल्कुल। 2012-13 में क्या हुआ था जिसकी वजह से इस देश में एक तरह से एक माहौल ही बदल गया। मैं खैर कमिंग बैक टू द स्कैम दैट इज हैपेंड हियर, एलिजेड स्कैम। देखिए स्वप्निल जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एलिजेड लग ही रहा है, स्कैम है ही, बट ठीक है, लेकिन फिर भी देखिए इसको स्कैम तो तब मानेंगे ना स्वप्निल जी जब एक, अभी तो हमें जो चीजें प्राइमो फेसी दिखाई दे रही हैं। स्कैम, शिक्षा मंत्री कह रहे हैं स्कैम है, बात खत्म। नहीं, शिक्षा मंत्री तो कह रहे हैं, शिक्षा मंत्री कह रहे हैं, शिक्षा मंत्री तो शिक्षा मंत्री ने सदन पर कहा है, अब वो ऑन रिकॉर्ड में क्यों नहीं है? एग्जैक्टली, स्कैम है तो शिक्षा मंत्री तो शिक्षकों को, और यदि नहीं है, शिक्षा मंत्री के शब्द सुने आपने? शिक्षा मंत्री के शब्द सुने? शिक्षा मंत्री होने के लायक नहीं है शिक्षा मंत्री जी, क्योंकि शिक्षा मंत्री शब्द औरंगजेब को जब वो गालियां देते खत्म हो गया था। अच्छा, पॉइंट औरंगजेब को आपने जवाब जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे। क्यों रहे? सबसे बड़ी समस्या ही है। 10 सेकंड जल्दी से अपना जवाब। बड़ा सिंपल है कि यदि अगर स्कैम हुआ है तो जो एक तरह से जैसे कहते हैं कि अलेज कर रहा है कि ये स्कैम है, उसको प्रूव करने का कि ये स्कैम है उसी के ऊपर दायित्व है। Exactly. नहीं तो जनता जो है देखिए यही समझेगी कि भाई बस आरोप प्रत्यारोप होते हैं इलेक्शन जीतने के लिए और हराने के लिए, अदरवाइज इसमें कुछ है नहीं। तो ये तो जिसने स्कैम अगर मतलब अलेज करा है उसके ऊपर दायित्व है कि वो जल्दी से जल्दी इसको प्रूव करे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।